नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं 14 का चक्रव्यूह। और 14 का चक्रव्यूह में हमारी आज की शख्सियत है हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई किसी परिचय के मोहताज नहीं, संघर्ष के पर्याय प्रदेश में माने जाते हैं और दरअसल वो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। सवालों के इस चक्रव्यूह को कुलदीप बिश्नोई कैसे भेद पाते हैं, हमारे तीखे सवालों का सामना कुलदीप बिश्नोई कैसे करते हैं, ये आज हम देखेंगे 14 का चक्रव्यूह में। कुलदीप बिश्नोई साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज इस 14 के चक्रव्यूह में हमारे साथ संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार है और खुद कुलदीप बिश्नोई साहब हैं। कुलदीप जी, लोकसभा चुनाव आपने बड़ी जान बड़ी ताकत से लड़ा, परिणाम आपके फेवर में नहीं गए, रशाकसी चली, बहुत सारी बयानबाजियां हुई, गठबंधन टूट गया। अब जो विधानसभा चुनाव की रणनीति है वो कहां पर खड़ी हुई है? क्योंकि जिस दिन आपने एक गठबंधन तोड़ा, उससे अलग हुए, उसी दिन आपने दूसरा गठबंधन बना लिया। कैसी तैयारी चुनाव की चल रही है? देखिए, तैयारी हमारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और मैं विनोद शर्मा जी के साथ मेरा अलायंस हुआ और उनके साथ अलायंस होने में निस्संदेह हमारे गठबंधन में हमारे को बहुत मजबूती मिली है। बहुत लंबा तजुर्बा उनका राजनीति का भी है और बहुत सशक्त, बहुत महान शख्सियत भी है। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, एक तो हमारा गठबंधन हुआ हजका का और विनोद जी का, और दूसरा अभी तक 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कवर कर चुका हूँ, 32 हल्के, जो कि कोई भी पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई है, एक्सेप्ट फॉर कि एक बड़ी रैली हुड्डा साहब ने की पानीपत में, या इन्होंने जो यात्रा की बीजेपी ने जो फ्लॉप रही, इनकी 4 रैलियां कर केंद्र के नेता है वो फ्लॉप रही। इसके अलावा किसी ने धरातल पे जिस प्रकार की तैयारी हमने की है किसी पार्टी नहीं की है। 32 हल्के अगर कवर किए मैंने बड़ी रैलियों के माध्यम से, वो सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं थी, मेरे नेताओं ने गाँव-गाँव जाके प्रचार किया, तभी इतनी भारी भीड़ सभी हल्कों के अंदर आई। तो तैयारी के रूप में जमीनी धरातल पे हम बहुत आगे हैं। कैंडिडेट्स की हमारी लिस्ट तैयार पड़ी है और जिस दिन चुनाव अनाउंस होंगे अगले दिन अनाउंस होगा। हम प्रदेश की सियासत पर और बहुत सारी बात करें, तमाम गठजोड़, चुनावी समीकरण, जाट गैर जाट, सीटों का बंटवारा, ये सब। इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गठबंधन आखिर टूटा क्यों? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इसी कार्यक्रम में आए। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी इसी कार्यक्रम में एक ही बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि हज का जिम्मेदार है, हम उन्हें साथ लेकर चलना चाहते थे लेकिन उन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। या परिस्थितियां बदल गई। क्यों? जन भावना का सम्मान, जन भावना का सम्मान, ये मेरे ख्याल यही परिस्थिति की भेंट चढ़े। स्टेज के बाद, हालांकि शुरू में बीजेपी के बहुत सारे नेता गठबंधन तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपने भी देखा होगा कि तमाम उन सब लोगों की जिन्होंने आपके साथ बैठ के लिखित गठबंधन किया, लिख के उस पर तमाम सारी चीजें की, उन सब की भी जुबान धीरे धीरे चेंज होती रही। तो ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर आया या ऐसी कौन सी शर्तें थी जो आपको मान्य नहीं थी? मुझे लगता है कि आज हरियाणा की जनता को बेबाक होकर और खुले होकर अपने को बताना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अलायंस हमारा हुआ, मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाना चाहता हूँ। जो बीजेपी की फितरत रही है धोखेबाजी की, वो हमें शुरू से पता था और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा समझौता है जो लिखित हुआ हमारा, क्योंकि हमारे नेताओं ने सबने कहा कि अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की फितरत है यूज एंड थ्रो करने की, इस्तेमाल करते हैं रीजनल पार्टीज का, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके छोड़ देते हैं। तो मैंने लिखित समझौता किया कि किसी न किसी तरीके से इनकी फितरत बदले। लेकिन पहली बार मुझे तब पता लगा कि इनके मन में खोट है जिस वक्त लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए और मैं विनोद शर्मा जी को बहुत मेहनत से मना के उनको मैं साथ जोड़ रहा था। उस वक्त करनाल देना चाहते, करनाल पार्लियामेंट से लड़वाना चाहते थे। तो जिस प्रकार से सुषमा स्वराज जी ने, रामविलास शर्मा जी ने जबरदस्त विरोध किया इसका और पूरी बीजेपी यूनियन ने जबरदस्त विरोध किया, उससे मुझे अंदेशा होना शुरू हो गया कि ये इमीडिएटली बात धोखा देंगे। क्योंकि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला हम करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी, और बीजेपी से कौन लड़ेगा उसका फैसला वो करेगा। उस दिन आपको ये आइडिया होना शुरू हो गया था? उसके बाद चंद्रमोहन जी की टिकट के लिए मना होना, फिर करनाल सीट हमसे ले लेना, वो हमें पता लग गया, परिस्थितियां धीरे धीरे खराब होती गई। उसके बाद जब मैंने सार का चुनाव लड़ा, अभी आप कह रहे थे चुनाव लड़े, हमको हराया गया,
तो उस चुनाव के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूरे काडर ने हमारा विरोध किया, खुले तौर पे भी अंदर खाते भी, जिला प्रधान की घरवाली घूम रही है अजय चौटाला के लड़के के साथ, कैप्टन अभिमन्यु का भाई और भतीजा वोट मांगता फिर रहा है लोकदल के लिए, और कांग्रेस के ये बीजेपी के लोग करते जा रहे साथ में इनके। और उसके बाद मोदी साहब की रैली कैंसिल होनी, फिर अरुण जेटली साहब की रैली कैंसिल होनी, तो ये सारी बातें लोकसभा के चुनाव से शुरू हुई। उसके बाद नतीजे आने के तुरंत बाद जिस प्रकार के आपत्तिजनक बयान इनके नेताओं ने देने शुरू किए मेरे बारे में, मैंने इतना लंबा संघर्ष किया है 9 साल लगातार। हुड्डा साहब और चौटाला साहब ने भी इतने मेरे बारे में मेरे गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं किए होंगे जितने इन्होंने 1.5 महीने में किए। तो परिस्थितियां इन्होंने बनाई, जैसा आपने कहा कि भाई रामविलास शर्मा जी ने कहा कि हम रखना चाहते थे, कुलदीप ने तोड़ा है, तो उनको शायद याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि अनिल विज से लेके कैप्टन अभिमन्यु से लेके अश्विनी मिन्ना से लेके सभी लोग ये बात कहते रहे कि भाई हमने तो गठबंधन तोड़ दिया है, कुलदीप समझ नहीं रहा है। तो मैंने तो औपचारिक घोषणा की है, और गठबंधन तब होता है जब दिलों का मेल हो। अगर आप रोज मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार के वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, गठबंधन टूटा हुआ है, तो निसंदेह मैंने सिर्फ घोषणा की, कौन सैद्धांतिक आदमी, कौन स्वाभिमानी आदमी इनके साथ जाना जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और ये कहा कि अब हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं, इसके साथ चलना मुश्किल नहीं है, ये धोखेबाज हैं वगैरह वगैरह, तब आपने कहा कि मैं एक तरह की फेस सेविंग कर रहा था। जितनी भी रैलियां हुई, चाहे वो नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हुए हों, चाहे वो अमित शाह के कार्यक्रम हुए हों, या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान आपको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, लेकिन गठबंधन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, गठबंधन के चेहरे को बनाए रखने के लिए मैं उसमें खुद जाता रहा। यह सवाल 14 का चक्रव्यूह में हमने रामविलास शर्मा जी से पूछा कि कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। उन्होंने कहा मैंने खुद 4 बार फोन किया है, कुलदीप जी गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी के नाम से मशहूर हो चुकी है। रामविलास शर्मा और इनकी फितरत सिर्फ झूठ बोलने की है। जो लोग पंडित भगवत शर्मा जी के साथ धोखा कर सकते हैं, जो चौटाला के साथ, देवीलाल जी के साथ, बंसीलाल के साथ, मेरे साथ कर सकते हैं, उनकी बातों पर विश्वास आप कैसे कर सकते हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं, जिनके लिए हम वोट मांग रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो मैं क्यों उनकी रैली में नहीं जाऊंगा? कोई गैर राजनीतिक आदमी भी ये बात मान नहीं सकता है। और उसके बावजूद मैंने राजनाथ जी की रैली मेरी वाइफ रेणुका को भिजवाया, और मोदी साहब की रैली में ना बुलाने के बावजूद रेवाड़ी के अंदर मैं गया, और बाकी रैलियों के अंदर मेरे नेताओं को मैंने भिजवाया। अगर मेरे को नहीं रखना होता तो हम पूरा बॉयकॉट उनका करते। तो रामविलास शर्मा जी एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जबान का आदमी होता है, भगवान से डरने वाला आदमी होता है, उनको सच बोलना चाहिए, झूठ गुमराह नहीं करना चाहिए। अमित शाह से भी मिलने गए आपने काफी कोशिश की, 18 तारीख की मुलाकात जो हुई थी वो बड़ी अच्छी मुलाकात थी। आपने भी बाहर आके बयान दिया था कि सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई है। अगले दिन रैली में हमने देखा अचानक एक कुर्सी दिखाई दी जिस पर आपकी प्लेट लगी हुई थी कि कुलदीप बिश्नोई को हम बुला रहे हैं। ये दावे किए गए कि साहब फोन गया है, आप दिल्ली या दिल्ली से बाहर थे, बयान आए कि उनका आना मुमकिन नहीं है। इस सब में क्या हुआ? नहीं, देखिए, अमित शाह साहब से मेरी मुलाकात अच्छी हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी। उनको मैंने जमीनी हकीकत को समझाया था कि भाई अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो सरकार हमारी तस्तरी पे पड़ी हुई है, बनी पड़ी है हमारी। यदि हम अलग होते हैं तो फिर निसंदेह दूसरे लोगों को फायदा हो सकता है। मैं तो फिर भी जनता का आशीर्वाद दे लूंगा, बीजेपी को कोई माफ नहीं करेगा। तो सारी बातें मैंने डिटेल में उनको समझाई, जो जमीनी लोग क्या चाहते हैं, वास्तविकता क्या है, समीकरण क्या है हरियाणा के, और प्रोदन कौन क्या है। उन्होंने बात को सुना और उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर आपको बताएंगे जी। तो इसलिए मैंने बाहर आए कहा कि भाई बहुत बढ़िया वातावरण रहा कि मेरी बात को कम से कम किसी ने थोड़ा सुनी बीजेपी के अंदर। और जहां तक कैथल की मोदी साहब की रैली में प्लैक कार्ड लगाने की बात थी, उसके अंदर मुझे चौधरी धर्मपाल मलिक जी को 11:30 बजे फोन आता है उनके नेताओं का कि भाई कुलदीप जी को आमंत्रित किया गया 1 बजे की रैली के अंदर। 10 बजे फोन आता है, 11:30 बजे, 11:30 बजे 1 बजे दिल्ली से अगर मैं बाय रोड जाऊंगा 3.5 घंटे कैथल का रास्ता है। 1 बजे मोदी साहब ने आना है, तो मैं उनके जाने के बाद जाके क्या करूंगा? और फिर किसी नेता को अगर गठबंधन के लीडर को आप इन्वाइट करते हैं तो फॉर्मल इन्विटेशन 1 दिन पहले आए ताकि तैयारी तो करे। हेलीकॉप्टर से अगर जाना पड़े तो हेलीकॉप्टर की बुक करके परमिशन लेने के अंदर भी पूरा दिन निकल जाता है। हमने आमंत्रण पत्र नहीं बांटे थे और कुलदीप जी हमारे गठबंधन में हैं, उन्हें आना चाहिए था। वो तो ये उम्मीद करके बैठे थे आपसे। बगैर शादी के अंदर बगैर बुलाए तो कोई जाएगा नहीं, ब्याह के अंदर कोई बुलाएगा तो ही जाएगा। रैली का सरकारी है तो भी मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हूँ। मैं एक अलायंस का हेड हूँ, था उस वक्त। उसके हैसियत से मुझे उनको फॉर्मल इन्विटेशन देना चाहिए था। तो आप फॉर्मल नहीं दे रहे हैं तो कम से कम कुछ समय तो देंगे मुझे पहुंचने का। 3.5 घंटे पहले तो आप इन्वाइट कर लीजिए, गाड़ी में पहुंच तो जाऊं मैं वहां पर। प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, कुल मिला के दिखावा था। बिल्कुल, वो पर्ची लगाना, वो मीडिया को ये दिखाना, लोगों को गुमराह करने की बात थी। पूर्ण 100% चलिए सर, ये जानना चाहता हूँ कि
अगर संक्षेप में ये सारा 3, 4, 5 महीने ये घटना चक्र चला, ये इसके चुनाव के बाद, लोकसभा उसके बाद, आपको दो मूल कारण क्या लगते हैं? बीजेपी वालों को ऐसा क्या लगा आप जैसे व्यक्ति से, जिसका जनाधार है, जिसकी पार्टी का जनाधार है, पूरी लेगेसी है, पूरा तमाम सारी चीजें हैं, यही बीजेपी आपके पास आई थी गठबंधन के लिए, ऐसी क्या, और वो कौन से, ये जानने की आज तक नहीं पता लग पाया कि असली कल्प्रेट कौन है। देखिए, सबसे दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न कि उनका कारण क्या रहा। उसके दो कारण है। एक तो जो लोग कांग्रेस से और चौटाला से मिले हुए हैं बीजेपी के अंदर, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और मिस इंटरप्रेट करके ऊपर तक बात पहुंचाई कि किसी तरीके से अलायंस टूटे ताकि उनको फायदा हो जाए। और साथ ही वो लोग भी थे जो मुख्यमंत्री के सपने ले रहे थे कि हम अलायंस टूटता है या कुलदीप मान जाता है तो हम हमारा मुख्यमंत्री का तो वो हम बन सकते हैं। अच्छा। और वो ऐसे लोग हैं, मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो ऐसे लोग हैं जो या तो चुनाव जीते हुए नहीं हैं या चुनाव कभी लड़े हुए नहीं है, ये 20 साल से लगातार नकारे जा रहे हैं। या ऐसा लग रहा है कि अचानक कोई जिसको कहते हैं कुछ जादू की वो हाथ लग गई है और सरकार बनने वाली है, या मान चुके हैं कि सरकार बन गई इन लोगों। देखिए, घमंड राजा रावण का भी नहीं रहा है, उनका घमंड 7वें आसमान पर है। और हरियाणा प्रदेश की जनता या किसी प्रदेश की जनता, आज का जो माहौल है उसमें रीजनल पार्टी को आपको आगे रखना पड़ेगा, चाहे वो बिहार है, चाहे वो यूपी है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे महाराष्ट्र है, कोई भी स्टेट ले लो। क्योंकि लोग हरियाणा देश की जनता रीजनल पार्टियों पर भरोसा ज़्यादा करती है, क्योंकि रीजनल पार्टी के पास ले दे के एक ही स्टेट होता है, वो मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह समझती है और पूरा करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज कोई वादे किए पूरे नहीं करती हरियाणा के अंदर, कल को सरकार बन जाए, तो अगर हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी को नकार देती है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, पूरा देश पड़ा। कुलदीप जी, चूंकि आपने मुख्यमंत्री शब्द का जिक्र किया, जब आप या हज का ये कहती है कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी, और ये सवाल जब हम बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं तो उनके प्रवक्ता, उनके नेता एक लाइन कह भी रहे हैं और इसे प्रचारित भी कर रहे हैं कि केवल कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री बनने की जिद की वजह से ये गठबंधन टूट गया, छूट गया। कुलदीप बिश्नोई की महत्वाकांक्षा अगर मुख्यमंत्री बनने की नहीं होती तो हम 7 चुनाव लड़ते। क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री पद को लेकर महत्वाकांक्षी हैं? पहली बात तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। जैसा मैंने अभी इनके जवाब में कहा कि उनके मुख्यमंत्री के दावेदार इतने हो गए, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई, उनका घमंड इतना बढ़ गया कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कुलदीप बिश्नोई अगर कुर्सी का भूखा होता तो मैं आज से 9 साल पहले केंद्रीय मंत्री पद कांग्रेस ने दिया, मैंने SEZ की बात उठाई थी गुड़गांव के अंदर, तब मंत्री बन सकता था। कुलदीप बिश्नोई कुर्सी का भूखा होता तो 5 साल पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुझे हरियाणा बनाया जा रहा था, मैं उस वक्त बन सकता था। कुलदीप बिश्नोई अगर कुर्सी का भूखा होता, अभी मुझे केंद्रीय मंत्री का अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि बीजेपी मुझे केंद्रीय मंत्री, मेरी वाइफ को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 30 सीटें दे रही है, जो मैंने पढ़ा। अगर लालची कुर्सी का होता तो मैं अपना सौदा कब का कर गया होता। मेरे को मुख्यमंत्री की लालसा नहीं है। मैं आम आदमी, गरीब आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं और वो तब कर सकता हूं जब मेरे हाथ में ताकत आए। चलिए सर, अब गठबंधन टूट चुका है, परिस्थितियां भी बदल गई हैं, अभी सत्ता विरोधी लहर मानी जा रही है हरियाणा में। तो 3 मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, हजका है, लोकदल है और बीजेपी है। तो क्या आपको ही सरकार बनाने का जनता मौका क्यों दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरी ईमानदारी, मेरे संघर्ष को लोग आशीर्वाद देंगे। आज के राजनीतिक बदलाव के अंदर लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लेके आएं, जो पढ़े लिखे हों, ईमानदार हों और जनता के बारे में सोचते हों। इतिहास देखेंगे तो हर चीज़ का। आज अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरे तरीके से। इलाकावाद, जात पात को बढ़ावा देने के अलावा कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने कुछ नहीं किया है। और चौटाला परिवार भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर जेलों के अंदर हैं। 3 भ्रष्टाचार के केस उनके ऊपर संगीन मुकदमे चल रहे हैं। जनता कैसे वोट उनको देगी? भारतीय जनता पार्टी जो मौका परस्त है, जो धोखेबाज है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को धोखा दे सकती है और वो जनता को धोखा देने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगी। और ये इन सबको देखते हुए लोगों के सामने एक सही विकल्प आज कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा जी हैं। हमारा गठबंधन बहुत जबरदस्त गठबंधन, महागठबंधन भी हो सकता है सर। ये गठबंधन आज उसके बारे में कुछ भी की बात भी हो रही है, सही नहीं है। लेकिन अगर लाइक माइंडेड पार्टीज हमारे साथ आती हैं और जो हमारा गठबंधन का जो हमारा मामला है, मेरा और विनोद जी का, उसके हमारे पॉलिसी प्रोग्राम में अगर वो बैठते हैं तो हम तैयार हैं। कौन हो सकते हैं सर उस हिसाब से? कौन? देखिए, मैं अब इस पर तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अगर चाहती है हम सरकार बनाएं हरियाणा के अंदर, और वो बहन मायावती जी ने 2009 में मुझे आशीर्वाद दिया था कि भाई कुलदीप हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा और हम मिलकर सरकार चलाएंगे, बनाएंगे। हम आज भी उनके आशीर्वाद पे खड़े हैं और उस वादे पर हम खड़े हैं उनके साथ। अगर उस वादे पर आना चाहते हैं तो हम मिलकर सरकार चला सकते हैं। बातचीत शुरू हुई है? अभी इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि लाइक माइंड पार्टी आए तो हम महागठबंधन
के बारे में सोच सकते हैं। नहीं, अगर ऐसी बातचीत होती है, चलो हाइपोथेटिकल है, अगर होती है बातचीत या गठबंधन बनता है, लेकिन बीएसपी ने तो अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया है, अरविंद शर्मा उनको देखिए, घोषित कर दिया है, हाँ। तो कैसे फिर पटरी पे आएगी? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री उन्होंने तब अनाउंस किया जब वो अकेले थे। जब गठबंधन किया जाता है तो उस वक्त हालात बदलती हैं, और ये तो महागठबंधन होने वाला है अगर होता है तो। उसमें विनोद जी ने पहले ही मुझे आशीर्वाद चंडीगढ़ में दिया भी, कुलदीप हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। एक अलायंस हो चुका है जिसके अंदर मुख्यमंत्री मुझे घोषित किया गया है। अब महागठबंधन में कोई तीसरी पार्टी आती है तो उनको फिर उसी पॉलिसी प्रोग्राम के पैटर्न पे चलना पड़ेगा। अरविंद शर्मा अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो सोर्स शुरू कर दिया है उन्होंने, तो एक बात कह रहे हैं भाषणों में, टारगेट कर रहे हैं कि ये 80-20 की लड़ाई है, 80 को हक नहीं मिला, 80% लोगों को हक नहीं मिला है उनका, हम 80% के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूं। अगर कोई नॉन जाट मुझे अपना चेहरा मानते हैं तो मेरे फक्र की बात है। और मेरा कुलदीप बिश्नोई अगर प्रो नॉन जाट है, जिसका मतलब प्रो एंटी जाट तो नहीं हुआ ना। मैंने जो संघर्ष मेरा किया 7 साल 9 साल से, उसके अंदर क्लियर कर अगर मैं कह रहा हूं कि भाई हरियाणा के अंदर समान विकास नहीं हो रहा, समान विकास होना चाहिए, तो बाकी रोहतक से बाहर के लोग भी तो हरियाणा के हैं, उसमें जाट भी आता है, 80 भी आते हैं, 20 भी आते हैं। तो इसलिए जात पात को बढ़ावा दे के लोगों को खराब करने का काम अरविंद शर्मा जी को नहीं करना चाहिए। कुलदीप जी, एक बात सामने नहीं आ पाई अभी तक, जब ये गठबंधन हुआ था, क्योंकि गठबंधन पर चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही, पहले भी होती रही 2-2.5 महीने, और आज भी थोड़े सवाल गठबंधन को लेकर ज्यादा हैं क्योंकि ये बड़ा हॉट इशू रहा है। उस वक्त कृष्णपाल गुर्जर साहब के दस्तखत थे, उस पर आपके दस्तखत थे, धर्मपाल मलिक जी के थे, आपने वो लिखित समझौता, सुषमा जी आपके काफी करीब मानी जाती थी, ऐसा माना जाता था कि बड़ा प्यार है, आज भी आप उनको बुआ कह के संबोधित। ये जब पूरे हालात बन रहे थे तब कभी सुषमा जी से आपने बातचीत नहीं की कि आप इंटरवीन करें, इनको समझाएं? कभी गडकरी जी से आपने संपर्क नहीं किया, या गुर्जर साहब को आपने नहीं समझाया कि ये आपके दस्तखत से हुआ गठबंधन है, कम से कम अपने सिग्नेचर की मर्यादा तो निभा लीजिए? और अगर हुआ तो फिर क्या उन लोगों की तरफ से जवाब आए? क्योंकि बार बार ये चर्चा होती रही कि कुलदीप बिश्नोई वहां क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो जो सीडी आपने जारी की है, आजकल जो मीडिया में प्रचारित प्रसारित हो रही है, जिसमें सब नेताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं, और फिर उसके एकदम उलट तस्वीर सामने है, कोई संपर्क आपका हुआ? कोई? देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया सुषमा जी से, गडकरी जी से, अरुण जी से, सबसे मिलने का, मुझे समय नहीं दिया गया। मोदी साहब से मुझे समय नहीं दिया गया है। और जहां तक गुर्जर साहब की बात है, गुर्जर साहब से, रामविलास शर्मा जी से मेरी दो या 3 बार मुलाकात हुई। अमित शाह साहब से, सबको मैंने समझाया। और एक तो उनको मैंने कहा कि आप अपनी जबान रखिए, सिग्नेचर को आप अपनी जबान को रखिए। दूसरा, मेरा गठबंधन कोई नितिन गडकरी जी से